हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है तो प्रेस करें ताकि आप तक जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए आसानी से और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएसजे का जो है सीटें भी आ चुकी हैं, एग्ज़ाम भी डिक्लेयर होने ही वाला है और हो सके कहीं ठंडी की वजह से एक्सटेंशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो है कॉन्ट्रैक्ट विषय है सभी बच्चों के लिए काफ़ी टफ नज़र आता है और मैं कॉन्ट्रैक्ट विषय ही पढ़ा रहा हूँ शुरुआत में ही कि ताकि जो भी विद्यार्थी हैं कॉन्ट्रैक्ट में जिनको दिक्कत हो रही है वो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत आसानी से उनको समझा दूँगा और बहुत आसानी तरीके से वो समझ भी जाएंगे। इससे पहले कि मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसको सर्च से प्लेलिस्ट से निकाल लें और उसको एक क्रम में सीक्वेंस में आप पढ़ते हुए जब आएंगे तो आगे की चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। और जो भी अगर आपको दिक्कतें होती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स है ऑलरेडी, तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा ताकि हम उसको सॉल्व करके आपको कमेंट में ही उसका जवाब दे सकें। अब इसी के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि भारतीय संविदा अधिनियम जो है पीसीएसजे में जो आता है, एग्ज़ाम में आता है, तो सबसे पहले उसका सिलेबस हमें ये जानना चाहिए कि हमें मात्र कितनी सेक्शन पढ़ना है। तो उसमें 1 से लेकर 75 तक का सेक्शन जो है पढ़ना है, यानी 1 से लेकर 75 तक की धाराएँ पढ़नी है। तो उसमें कितना पढ़ना है हमको ये जानना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, हर सेक्शन को नहीं टच करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त विवरण थोड़ा सा हल्का सा दे रहा हूँ कि ताकि बच्चे वहीं तक पढ़ें, उससे अधिक वो पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट तैयारी करिए कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो सके। तो हमें ये बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि आप जैसा कि जानते हैं कि जो सेक्शन है आपका 1 से लेकर 75 तक का आपको पढ़ना है, 1 से लेकर मात्र 75 तक का पढ़ना है। तो उसमें मैंने बता दे रहा हूँ आपको 1 से लेकर ये आपको जो है 1 से लेकर 30 तक की जो धाराएं हैं, आपको ये धाराएं इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारा का सारा पढ़ना है। उसके बाद आपको 31 से लेकर 36 तक की धाराएं हैं, इसमें भी कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये प्रीलिम्स के ये क्वेश्चन में यानी प्री का क्वेश्चन इससे बनता है, इसके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। और क्या बनता है इसमें, धारा 37 है उससे एक क्वेश्चन बनता है, धारा 40 से क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद किससे बनता है तो धारा 56 से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा है। तो इसमें 56 में भी क्लास 1, 2, 3 इसको इस दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से कॉन्ट्रैक्ट कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आराम से प्री आपका यानी क्वेश्चन अगर आपका 30 भी बनाता है, 20 भी बनाता है तो आराम से 18-20 एकदम आराम से आप लोग कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और क्या इसमें आपको जानना है, इसमें 68 से लेकर आपको 72 तक का एकदम रेडी रखना है जहां से क्वेश्चन बनता है। और क्या पढ़ना है इसमें 73 से लेके 75 तक, इतना ही आपको सेक्शन पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 62 एक अलग से आप पढ़ लीजिएगा, 63 पढ़ लीजिएगा, 64 पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, अलग है कि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो आप विद्वान बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मार्ट तैयारी करना है तो जितना मैंने सेक्शन बताया है मैं उनसे यही कहूँगा बस इतना ही आप पढ़िएगा, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है। क्योंकि 1 से लेकर 30 तक तो वैसे ही आपका 60% क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, बाकी जो है नॉर्मली इधर उधर से वो क्वेश्चन बना के पूछता है पीसीएसजे के कंपटीशन में। तो मैंने इससे पहले डिफिनीशन क्लास बता दिया है कि डिफिनीशन में यानी धारा 1 भी बता दिया है, भारतीय संविदा अधिनियम का क्या नाम है। जो पहला धारा मैंने बताया था कब ये लागू हुआ, यानी कब अधिनियमित हुआ, तो 25 अप्रैल 1872 में मैंने बता दिया था। उसको कब लागू हुआ, 1 सितंबर 1872 है। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पे है। पहले ये था, यह अधिनियम जो है भारतीय संविदा अधिनियम, चाहे कोई भी अधिनियम था, उसका विस्तार जम्मू कश्मीर पर नहीं होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से संशोधन होने के पश्चात जो है अब सारे अधिनियमों का जो है मतलब जब से मोदी जी की सरकार बनी उसके बाद से संशोधन इसमें हुआ, धारा 370 हटा, उसके बाद से है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के पश्चात जो है अब किसी भी अधिनियम का जो विस्तार है संपूर्ण भारत पे अब हो गया है। यानी 31 अक्टूबर 2019 से अब संपूर्ण भारत पे लागू हो गया है। यानी धारा 2 मैंने बताया था उस समय, निर्वाचन खंड के बारे में बताया था। निर्वाचन खंड का मतलब ये होता है कि व्याख्या खंड जिसको कहते हैं, उसमें क्या दिया गया है, परिभाषाएं दी गई हैं जिसके बारे में आप जानते हैं। परिभाषाएं कि संविदा की परिभाषा यानी किसको कहते हैं, करार की परिभाषा के बारे में बताया गया है। यानी प्रस्तावना यानी प्रपोजल की परिभाषा किस में है तो 2EA में है।
प्रतिग्रहण की परिभाषा किसमें है तो 2B में है। एक्सेप्टेंस प्रॉमिस की परिभाषा किसमें है तो 2B में है। वचनदाता और वचनग्रहीता शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है तो C में दिया गया है। प्रतिफल की परिभाषा कहाँ दिया गया है तो D में दिया गया है। इसी प्रकार शून्य करार, शून्यकरणी करार क्या होता है, ये सारे के बारे में परिभाषा दिया गया है। उसको आप लोग रट जाइएगा, जिससे वो एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन बनता है। आगे जो है यानी जो क्वेश्चन बनता है, यानी आपको ये देखना है कि धारा 3 से, धारा 3 अब हमको इस क्रम में एक सीक्वेंस में बस मिलाना था। धारा 3 के बारे में हम बता दे रहा हूं कि धारा 3 में बस यही बताया गया है। यानी प्रस्थापना की परिभाषा किस में दिया गया है तो 2A में प्रस्थापना की परिभाषा दिया गया है। जब कोई एक व्यक्ति जो है, जिसको 2A में दिया गया है, जब कोई एक व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति को जो है अपनी रजामंदी यानी इच्छा इस दृश्य से संज्ञापित करता है कि वह व्यक्ति कुछ कार्य करने या करने से विरत रहने की अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रस्थापना करते हैं। एकदम सिंपल भाषा में है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपनी इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति के, यानी ये इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में ये बनाए रखिएगा, इसको भूलिएगा मैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति के समक्ष इस आशय से संज्ञापित करता है कुछ कार्य करने या करने से विरत रहने की वह अपनी जो है अनुमति प्रदान कर दे, तो ऐसी स्थिति में जो है उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रपोजल करते हैं। ठीक है ना। अब आगे जानते हैं। अब आपको ये जानना है कि ये तो हो गया। एक बाद जो धारा 3 है इसमें दिया गया है कि प्रस्थापनाओं की संसूचना, यानी धारा 3 में ये दिया गया है प्रस्थापना की संसूचना किसे कहते हैं। आखिर में किसी भी संविदा के निर्माण में जो है यानी 2 पक्षकार यानी न्यूनतम 2 पक्षकारों की आवश्यकता होती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में जो है यानी न्यूनतम 2 है, अधिकतम 1 से अधिक भी हो सकता है, यानी 2 से अधिक भी पक्षकार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन पक्षकारों का जो नाम होता है, एक होता है प्रस्तावक होता है, एक होता है प्रतिग्रहीता या प्रस्थापी कहते हैं। उसके बारे में हम जानते हैं। यानी जो है व्यक्ति जो है अपनी इच्छा को अभिव्यक्ति करता है तो प्रस्थापनाओं के माध्यम से वो करता है, यानी इच्छा को अपने प्रपोजल के माध्यम से ही अभिव्यक्त करता है। तो जिसके बारे में मैंने बता दिया है कि 2A में जो प्रस्थापना यानी प्रपोजल की परिभाषा दिया गया है। लेकिन ये प्रपोजल जो व्यक्ति रखता है, यानी यहाँ पे आपको जानना होगा कि प्रस्थापक एक होता है, यानी 2 पक्षकार होते हैं, प्रस्थापक होता है, एक प्रस्थापी होता है। इसके बारे में आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। अब इनके बीच कोई भी एग्रीमेंट यानी प्रस्थापना के माध्यम से इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, यानी प्रपोजल यानी प्रस्थापना या कह लीजिए प्रस्तावना के माध्यम से जो है एग्रीमेंट जो होता है, तो इसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि प्रपोजल जो किया जाएगा उसके बीच की जो कड़ी आती है कम्युनिकेशन आती है, यानी संसूचना है। यानी किसी भी करार के लिए संसूचना का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तभी वो एक देखा जाए तो वो संविदा की वो भी एक आवश्यक शर्तें हैं जिसको पालन करना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए दिया गया है प्रस्थापना की धारा 3 में प्रस्थापना की संसूचना किसे कहते हैं, प्रतिग्रहण की संसूचना किसे कहते हैं और प्रतिसंहरण की संसूचना किसे कहते हैं। बस उसमें यह परिभाषा दी गई है कि जो भी व्यक्ति जो है जो प्रस्थापना करना चाहता है वो उसका आशय होना चाहिए कि प्रस्थापना की संसूचना देने का। जो प्रतिग्रहण करता है उसको भी आशय होना चाहिए प्रतिग्रहण की संसूचना देने का और उसका खंडन करने का आशय होना चाहिए। यानी तीनों की एक साथ जब अगर पूछेगा प्रस्थापना की प्री के एग्जाम में, यानी PCSJ के प्री के एग्जाम में यही पूछेगा प्रस्थापना की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना और प्रतिसंहरण की संसूचना, यानी प्रस्थापना का या प्रतिग्रहण का खंडन कैसे किया जाएगा उसकी संसूचना के बारे में। बस वो डिफिनीशन एक तरीके का देखा जाए तो ये परिभाषा है, यानी प्रतिसंहरण की परिभाषा यानी प्रस्थापना की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना, यानी उसकी परिभाषा के बारे में बताता है कि क्या होता है। तो धारा 3 में बताई गई है। इसी प्रकार कोई संसूचना जो है किस प्रकार पूर्ण होती है। कोई भी संसूचना यानी प्रस्थापक के द्वारा जब प्रस्थापी को कोई संसूचना यानी प्रस्थापना की संसूचना दी जाती है, जब उसके ज्ञान में आ जाती है तो ऐसी संसूचना क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार प्रतिग्रहण की संसूचना जब है प्रस्थापक के द्वारा दी गई संसूचना जो है जब प्रस्थापी प्रतिग्रहण कर लेता है और ऐसी संसूचना को फिर से वह पुनः प्रस्थापक के पास भेज देता है और वो भी यानी पारेषण के अनुक्रम में भेज देता है, तो ऐसी स्थिति में जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आ जाती है तो ऐसी भी संसूचना पूर्ण मानी जाती है। अब कब कोई ये हमें जानना है कि कब कोई संसूचना जो है प्रस्थापक के विरुद्ध हो जाती है। इसी धारा सेक्शन में 3 बातें की गई हैं, यानी प्रस्थापना की संसूचना कब पूर्ण होंगी, तो दोनों पहलुओं को मैंने बता दिया है, प्रस्थापना की संसूचना और प्रतिग्रहण की संसूचना। उसमें यह भी दिया गया है कि कब कोई संसूचना जो है प्रस्थापक के विरुद्ध हो जाएगी। तो जैसे ही कोई संसूचना जो है प्रस्थापक
की संसूचना जो है प्रतिग्रहिता के नॉलेज में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्थापक के ही विरुद्ध हो जाती है। ये चीजें हो गई। और जब प्रतिग्रहण की संसूचना जो है प्रस्थापक के नॉलेज में आ जाती है तो ऐसी स्थिति में वो उसके विरुद्ध भी वो संसूचना पूर्ण हो जाती है। तो यानी दोनों स्थितियों में कोई भी संसूचना पूर्ण हो जाती है यानी उनके विरुद्ध हो जाती है, वो उसका खंडन नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये दिया गया है कि कब कोई संसूचना जो है उसका प्रतिसंहरण किया जा सकता है, यहाँ पे दिया गया यानी संसूचना कब पूर्ण हो जाती है, ये हो गया। अब यहाँ पे दिया गया प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण कैसे किया जाएगा, यानी जो संसूचना दिया जा रहा है उसका हम खंडन कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यानी ये तरीका बताएगा, ढंग बताएगा कि प्रस्थापना और प्रतिग्रहणों का हम खंडन कैसे करेंगे। यानी प्रस्थापना की संसूचना जो है, यानी प्रस्थापना की संसूचना का जो खंडन जो है कभी भी यानी प्रस्थापी के नॉलेज में आने से पहले हम उसका कभी भी खंडन कर सकते हैं। उसी तरह प्रतिग्रहण की संसूचना जो है प्रस्थापक के नॉलेज में यानी पारेषण के अनुक्रम में जाने से पूर्व किसी भी समय हम उसका खंडन कर सकते हैं, यानी शक्ति से बाहर हो जाने के बाद। यानी प्रस्थापना की संसूचना जो उसकी शक्ति से, प्रस्थापक की शक्ति से बाहर हो जाने के पश्चात यानी उसके नॉलेज में आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में उस संसूचना का हम खंडन नहीं कर सकते हैं। उसी के बारे में ये प्रतिसंहरण के बारे में ये कैसे किया जाए ये धारा 6 में बताया गया है, इसके भी आपको रटना होगा। और जब भी प्रतिग्रहण किया जाएगा वह आत्यांतिक होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। कोई भी यानी प्रपोजल किया जाता है और प्रतिग्रहिता के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो उसमें ऐसी कोई शर्त में मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जैसा प्रस्थापक ने शर्तें जो विहित किया है उसी रूप में उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, नहीं तो उसके प्रस्थापना का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो प्रस्थापना का जो वैध प्रस्थापना का जो एसेंशियल एलिमेंट में काउंट किया जाता है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और बताई गई है कि जो शर्तों, उसकी शर्तों का पालन जैसा प्रस्थापक बताया गया, किस प्रकार उसका प्रतिग्रहण किया जाएगा प्रतिफल का, उसके बारे में धारा 8 बताया गया है। और जो संविदा का जो निर्माण होता है कितने तरीके से होता है वो धारा 9 में बताया गया है कि हम संविदा का निर्माण जो है अभिव्यक्त रूप से यानी लिखित या मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, सेक्शन 9 में बताया गया है। विवक्षित रूप से भी कर सकते हैं यानी आचरण द्वारा भी यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हैं, या अपने वचन यानी प्रॉमिस देकर भी हम शर्तों का क्या कर सकते हैं यानी संविदा का निर्माण हम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमको ये भी जानना होगा कि जो प्रतिसंहरण किया जाएगा ये यानी खंडन जो किया जाएगा धारा 6 के अंतर्गत कैसे खंडन किया जाएगा किसी भी संसूचना का। तो सबसे पहले प्रस्थापक के द्वारा दूसरे पक्षकार को संसूचना देकर उसका खंडन किया जा सकता है, या वह समय अवधि जो विहित किया है प्रस्थापक ने अगर वो समय अवधि बीत जाती है तो ऐसी स्थिति में भी संसूचना का भी खंडन हो सकता है, या समय जो दिया गया है युक्त समय जो है वो समय सीमा भी विहित यानी वो समय सीमा भी बीत जाए, ऐसी स्थिति में संसूचना का हम क्या कर सकते हैं खंडन कर सकते हैं। या किसी शर्तों के उल्लंघन होने पर यानी शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रस्थापना की संसूचना का भी हम खंडन कर सकते हैं। ये चीज़ें बताई गई हैं। और प्रतिग्रहण के बारे में यानी जब भी यानी आप पढ़ेंगे तो प्रतिसंहरण जो है प्रस्थापना की संसूचना का प्रतिसंहरण जो दिया गया है उसका रिलेशन जो है आप यानी 5 का सेक्शन 6 से है रिलेशन, और जो 7 का जो रिलेशन है आपका प्रतिग्रहण का तो इसके साथ को इसको भी 5 से रिलेट कर दीजिएगा। यानी 5 का संबंध यानी प्रस्थापनाओं का जो प्रतिसंहरण किया जाएगा तो प्रस्थापना का जो प्रतिसंहरण कैसे किया जाएगा वो धारा 6 के साथ ऐड करके एक साथ पढ़ेंगे तो कंप्लीट होगा। और धारा 5 में ही प्रतिग्रहण का जो खंडन किया जाएगा कैसे किया जाएगा यानी उसका प्रतिग्रहणों का, तो ऐसी स्थिति में धारा 7 को मिला के हम पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। यानी अब तक मैंने जो भी बताया है आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिए, और जो भी अगर डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स है उसमें सूचना दे दीजिए कि ताकि हम उसको कमेंट बॉक्स को हम पढ़ सकें और जो भी दिक्कतें हैं हम उसको सॉल्व कर दें, और कमेंट के माध्यम से हम भी उसका उत्तर दे सकें। और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, अजय स्टार LLB को लाइक करें, एकेडमी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि जो भी अब जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है उसकी अच्छी से हम तैयारी करा देंगे। कुछ ही दिनों में हम जो है कल ही प्रयास करते हैं, कल परसों में या कल ही प्रयास करते हैं कि विधि शास्त्र का हम वीडियो बनाना शुरू कर दें कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। कि सबसे पेपर विधि शास्त्र जो है सबसे टफ पेपर भी होता है, जल्दी समझ में भी नहीं आता है, लेकिन हम उसको प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आसान हो जाए। और मेरा ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये शेयर करें कि ताकि उनको भी विधि की जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।